1.4 Scientific inventions in various fields. Various instruments like compass, telescope, thermometer and barometer were invented in this period. तो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने इन्वेंशंस की एंड कंपास, टेलीस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर का इन्वेंशन हुआ और माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी हो गया. ओके. Robert Boyle, an alchemist, is known for discovering that the absolute pressure and the volume of a gas are inversely proportional. तो देखो रॉबर्ट बॉयल ने बताया सबको कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि एक दूसरे से अपोजिट नेचर में वर्क करते हैं. ठीक है. जब एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है, जब एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है, जब एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा इंक्रीज़ हो जाता है. ऐसा उन्होंने बताया सबको. ठीक है. दिस क्रिएटेड इंटरेस्ट इन फर्दर रिसर्च ऑन गैस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जैसे सबको पता चलने लगा तो और इंटरेस्ट आने लगा, सब लोग और इंटरेस्टेड होने लगे गैसेस में एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे और आगे भी रिसर्च बढ़ने लगी. The research in physics was more focused on various aspects on heat and sound. तो फिज़िक्स में जो रिसर्च हो रही थी उसमें सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस किस पे दी गई? हीट एंड साउंड की रिसर्च पे. ओके. इन जूलॉजी अ मैथोलॉजी नॉन एज टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू क्लासीफाई एनिमल्स. तो देखो जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी मीन्स कि एक बायोलॉजी का ब्रांच है. ओके. तो बायोलॉजी में एक मेथड फॉर्म हुआ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी अब क्या होता है? देखो किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन मतलब कि कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली का, इसका नेम क्या रखना है, ये रिसर्च करने के लिए एक टैक्सोनॉमी मेथड फॉर्म हुआ ताकि सब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो सके. द रिसर्च बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट थ्रू लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो जो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की हुई रिसर्च थी उसने जो भी एक्सपेक्ट था, वेरियस एक्सपेक्ट जो भी हो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसको समझने के लिए हेल्प की. थ्रू लाइट मीन्स की टू हेल्प टू अंडरस्टैंड. ओके. हेल्प टू अंडरस्टैंड. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो भी रिसर्च थी उसने हर एक्सपेक्ट में ऑफ लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी की अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प की. ही कॉइन्ड मैनी टेक्निकल टर्म्स विच आर यूज इन दी इलेक्ट्रिकल साइंस इवन टुडे. तो उनके बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स थे जो आज भी साइंस में यूज़ होते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स वाज वेरी ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंग्लैंड. तो देखो वुलन क्लोथ्स बनाने की इंडस्ट्रीज बहुत पहले से ही इंग्लैंड में है. बट इन द ईयर 1738 जॉन के मेड एंड पेटेंटेड फ्लाइंग शटल. इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीविंग. देखो पहले से ही बनते थे वुलन क्लोथ्स बट इन 1738 में जॉन के ने एक पेटेंट फ्लाइंग शटल बनाया. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यानी कि लॉ के हिसाब से वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, उसके परमिशन के बिना कोई नहीं यूज़ कर सकता. तो उसने एक खुद का फ्लाइंग शटल बनाया जिसकी वजह से वीविंग की स्पीड बहुत बढ़ गई. द नेक्स्ट एडवांस स्टेज वॉज स्पिनिंग जेनी, आ स्पिनिंग फ्रेम विथ मल्टीपल स्पिनल्स. तो देखो फर्स्ट तो फ्लाइंग शटल बन गया लेकिन जो नेक्स्ट इन्वेंशन थी वो क्या थी? स्पिनिंग जेनी. ठीक है. उसमें क्या होता था कि मल्टीपल स्पिनल्स होते थे. मल्टीपल स्पिनल्स मतलब कि मल्टीपल रॉड्स होते थे और एक रॉड जो है ना वो एक लेबर जितना काम करता था. तो उसमें मल्टीपल्स लेबर हो गए. तो मतलब कि एक बार में कितने सारे लेबर्स के काम हो गए और लेबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन इंग्लैंड. ओके. सो ये स्पिनिंग जेनी किसने बनाया था? जेम्स हारग्रीव्स ने इन इंग्लैंड में. वन कुड वर्क 8 spindles simultaneously on this frame and it reduced the amount of labor. तो देखो one can work 8 spindle मतलब कि एक लेबर 8 स्पिनल का वर्क कर सकता है. मतलब कि जो 8 लोग मिलके करते थे वो एक अकेला लेबर कर सकता है. इसकी वजह से क्या हो गया? रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर. ओके. रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन. तो देखो जब इतने सारे लोगों का काम बस एक लोग से हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कम टाइम में भी होएगा और लेबर का भी अमाउंट कम रहेगा. इन द ईयर 1769 रिचर्ड आर्कराइट मेड अ मोर एडवांस स्पिनिंग फ्रेम विथ विच मैकेनाइज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. तो देखो इन 1769 ने रिचर्ड आर्कराइट ने
मोर एडवांस स्पिनिंग फ्रेम बनाया, जिसकी वजह से पूरा स्पिनिंग का प्रोसेस क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया. ओके, इट कुड प्रोड्यूस yarns मच फास्टर विथ बेटर ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेंथ. देखो एक तो वर्क भी फास्ट हो रहा था, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसका क्वालिटी था, वो भी बहुत अच्छा बन रहा था. सैमुअल क्रॉम्पटन invented a more modified spinning machine in 1779 CE. तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने भी इन्वेंशन किया मॉडिफाइड स्पिनिंग मशीन का, और वो जो मशीन था उसका नाम क्या रखा गया, स्पिनिंग म्यूल. ओके, विद द मशीन द स्पीड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ इंक्रीज 200 टाइम्स. अब जो लोग देखो, पहले क्या होता था कि एक लेबर लगा है हर जगह, लेकिन अब क्या होने लगा थोड़ी देर बाद कि एक लेबर का काम एक ही मशीन हो रही थी. मतलब जितना 8 लेबर मिलके करते उतना एक मशीन से एक ही आदमी कर दे रहा था. लेकिन अब वो भी जो थी, ये स्पिनिंग म्यूल के आने के बाद वो स्पीड कितनी हो गई, 200 टाइम्स बढ़ गई. ठीक है, 200 टाइम्स. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा इन्वेंशन था. इन 1785 सी एम्यूट कार्टराइट इन्वेंटेड पावर लूम. ओके, पावर लूम भी वही होता है, कपड़े बनते हैं उससे. इन द ईयर 1793 अ मशीन कॉल्ड कॉटन जिन वॉज इंट्रोड्यूस. कॉटन जिन वॉज इंट्रोड्यूस, और इन द ईयर 1793 में कॉटन जिन का इंट्रोड्यूस हुआ. दिस मशीन वॉज यूजफुल इन रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स विथ मच ग्रेटर स्पीड. तो देखो जो कॉटन के कपड़े बन जाते थे, एंड देन जो कॉटन फाइबर्स के जो सीड्स रह जाते थे, वो रिमूव करने के लिए ये मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई. ठीक है, कॉटन जिन, इसका नाम क्या था, कॉटन गिन, जिससे काम भी बहुत फास्ट हो जाता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और टाइम भी कम लग रहा था. ओके, मेटलर्जी. इंग्लैंड हैड अ नंबर ऑफ आयरन माइंस, but it was necessary to advance the technique of smelting iron in order to acquire purified iron from it. तो देखो इंग्लैंड के पास पहले से ही बहुत सारे आयरन माइंस थे. ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो आयरन ओर होते हैं उसके अनप्योरीफाइड जो भी फॉर्म्स होते हैं उसको प्योरीफाई करने का. ठीक है, आयरन ओर के अनप्योरीफाइड फॉर्म्स को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस था वही क्या है, स्मेल्टिंग. ओके, तो स्मेल्टिंग की टेक्निक बहुत एडवांस करनी बहुत ज़रूरी थी. क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि जो देखो आयरन ओर से आयरन निकलते थे उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर लगते थे, बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए था, और क्वालिटी भी इतनी सही नहीं आती थी. इसीलिए एडवांसमेंट लाना बहुत ज़रूरी बन गया था. ग्रेजुअली द फ्यूल फॉर आयरन फर्नेसेस वॉज रिप्लेस फ्रॉम वुड टू कोल. तो देखो फर्नेसेस में आग लगाने के लिए पहले बहुत सारी लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी. ठीक है, उसके बाद जाके फर्नेसेस का टेम्परेचर इतना होता था जिसमें आयरन मेल्ट हो सके. तो इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि इतना सारा वुड डालो, देन उसके बाद आग लगेगा, देन टेम्परेचर हाई होगा. तो इसीलिए जब वुड में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी तो उन लोगों को दूसरा ऑप्शन चाहिए ही था. तो फिर क्या हुआ, कोल का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, कोल ढूंढा गया, और जब कोल मिल गया उन लोगों को तो इतना इजीली सब काम हो जाता था, क्योंकि कोल से फटाक से आग लग जाती थी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता था, जिसकी वजह से मेल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता था. स्मेल्टिंग का प्रोसीजर बहुत इजी बन गया था, क्योंकि देखो पहले वुड डालते थे, देन उसमें आग लगेगी, देन वो टेम्परेचर इतना देगा कि उसमें मेल्ट हो सके. लेकिन अब जैसे ही कोल डालते थे फ़ौरन आग लग जाती थी, फ़ौरन टेम्परेचर उसका बढ़ जाता था एंड स्मेल्टिंग हो जाती थी. तो इसी की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था. इट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फर्नेसेस दैट कुड अटेन मच हायर टेम्परेचर रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयरन. तो इसकी वजह से काम बहुत इजी हो गया था जब कोल का इन्वेंशन हो गया तो, और इसीलिए क्या हो गया, प्रोडक्शन भी बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि जितना टाइम एक को लगता था उतने में 10 बन जा रहा था. ओके, लेटर स्पेशल मशीन्स वर मेड टू कीप द फर्नेसेस बर्निंग एट अ सेट टेम्परेचर एंड मेंटेन इट्स एरिएशन. तो बाद में ऐसी मशीन्स भी बन गई जिससे मेंटेन रहे, मतलब जितना हाई टेम्परेचर चाहिए ना उतना वो अपने टेम्परेचर पे जलता रहे. अभी किसी लेबर की ज़रूरत नहीं, वो अपना मेंटेन कर रहा है मशीन अपना टेम्परेचर. In 1865, the process of producing steel from molten iron was invented, and the nature of iron industry underwent major transformation. तो देखो इन 1865 में
स्टील बनाने का प्रोसीजर आ गया था, ठीक है। पहले सब लोग आयरन से हर काम होता था, लेकिन अब आयरन, मोल्टन आयरन से क्या बन जाता था, स्टील। तो हर चीज़ स्टील की बनने लगी, क्योंकि स्टील लॉन्ग लास्टिंग था, वो ज़्यादा दिन चलता था, और आयरन में बहुत सारे इश्यूज थे, इसीलिए हर जगह स्टील का यूज़ आने लगा। जब इन्वेंशन हो गया कि कैसे स्टील बनाए, उसके बाद हर जगह स्टील यूज़ होने लगा, और बहुत बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ओके, At about the same time, a method was developed to pour the molten metal into coasters and making iron bars, for example rails. तो उसी टाइम पे ना, जैसे अपने को चाहिए शेप का, जैसा भी स्टील चाहिए वैसे ही आयरन को मेल्ट कर देते हैं एंड वैसा शेप दे देते हैं, और बहुत इजीली सब कुछ बन जाता है। जैसे रेल्स चाहिए तो रेल्स का शेप दे दिया, ठीक है, जो भी चाहिए वैसा शेप देते थे, और वो बहुत इजीली बन जाता था। मतलब आयरन को पोर करके उसको पिघला के शेप देने का इन्वेंशन भी हुआ था। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था उस टाइम के लिए। Use of machines. Once a machine proved effective for one industry, people tried to test its usefulness for other industries too. तो देखो, जब एक इंडस्ट्री में मशीन का यूज़ हुआ तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये कितना इफेक्टिव है। इतने सारे लेबर्स को बस एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया, टाइम भी कम लग रहा है, तो इसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा था, तो इसीलिए लोगों ने हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करने का डिसाइड कर लिया था। These attempts resulted into inventions of newer machine. तो इसीलिए बहुत सारी मशीन्स की इन्वेंशन हुई, न्यू मशीन्स की इन्वेंशंस हो गई। इन 1783 थॉमस बेल मेड अ मशीन फॉर सिलेंडरिक और रोलर प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक। तो देखो, इन 1783 में थॉमस बेल ने एक मशीन बनाई जिससे सिलेंडरिक शेप के फैब्रिक पे प्रिंट होते थे। By 1809, a machine came to use for sticking together the heels and sole of a shoes. तो स्टिक, सोल एंड हील को भी स्टिक करने के लिए मशीन बन गई। मतलब हर चीज़ में ही इसका यूज़ किया जा रहा था, किसका, मशीन्स का। टेलरिंग मशीन्स वर मेड। ओके, टेलरिंग मशीन भी बन गई। जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ठीक है। इन द बिगिनिंग द स्टीम इंजन वॉज ओनली यूज टू ट्रांसपोर्ट कोल एंड आयरन ओर आउट of the mines. Later steam power machinery came to use in textile industry. तो पहले जो ट्रांसपोर्ट कोल और आयरन और ही ट्रांसपोर्ट करने के यूज़ किया जाता था स्टीम मशीन, लेकिन अब बाद में क्या होने लगा, अब यानी कि लेटर उसके बाद क्या होने लगा कि स्टीम मशीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करने लगे। इन कोर्स ऑफ टाइम स्टीम पावर प्लग्स, हार्वेस्टर्स, ग्रास कटिंग मशीन्स वर मेड। तो देखो, पहले स्टीम इंजन बना एंड देन उसके बाद स्टीम पावर प्लग्स बना, हार्वेस्टर, ग्रास कटिंग मशीन्स बनी। ओके, ये सब कहाँ यूज़ होता था, एग्रीकल्चर के लिए। दीज मशीन्स कुड कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो इन सब की वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत ईजी हो गया। ओके, इन अमेरिका रॉबर्ट फल्टन एन इंजीनियर सक्सेसफुली सेल द स्टीम बोट विच वॉज नेम्ड क्लेरमोंट। तो अमेरिका में रॉबर्ट फल्टन ने, एन इंजीनियर, रॉबर्ट फल्टन कौन है, एन इंजीनियर, उन्होंने स्टीम बोट सक्सेसफुली चलाई, यानी कि सक्सेसफुली स्टीम बोट से ट्रैवल किया, और उसका नाम क्या रखा गया, क्लेरमोंट। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूजिंग स्टीम इंजन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट वॉज डन बाय जॉर्ज स्टेप्सन, ठीक है। फर्स्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट हुआ वो किसने किया, जॉर्ज स्टेप्सन। ओके, अ स्टीम इंजन फॉर रेलवे वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस। रेलवे के लिए भी स्टीम इंजन प्रोड्यूस हुई। दिस रेलवे इंजन कुड सक्सेसफुली कट द डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल टू मैनचेस्टर। लिवरपूल टू मैनचेस्टर, ये मतलब कि वन प्लेस टू वन अदर प्लेस का डिस्टेंस कट होने लगा, मतलब इजीली और जल्दी पहुंचने लगे लोग। Later railway service were expanded through Europe. It shortened the time travel within Europe. 1.5 Geographic discoveries and explorers. तो बहुत सारे अननोन्स जो लैंड थे उसको डिस्कवर किया जाता है और उससे एक्सप्लोर किया जाता है। एक्सप्लोर मतलब कि उसके बारे में जान रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स है, ओके, वहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल्स मिल सकता है। इसीलिए वो लोग सब अपने एडवांटेज के लिए ये सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। कौन कौन, चलो अभी हम लोग देखते हैं। मार्को पोलो, द इटालियन ट्रेवल, मार्को पोलो इंट्रोड्यूस चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज टू यूरोप। तो देखो, मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेवल है जिसने चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज यूरोप को इंट्रोड्यूस किया। और वो कहाँ रहा, ही स्टेड इन चाइना इन रॉयल कोर्ट ऑफ
कबुलाई खान। ओके, कबुलाई खान की कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में रहा और वहाँ पे उसने ही स्टडीड मंगोलियन एंड चाइनीज लैंग्वेज। ओके, Ibn Battuta. Ibn Battuta was a scholar and famous medieval traveler. Ibn Battuta visited India, Maldives, Sumatra, China, Spain, Sardinia, East and West Africa for various reason. Okay, तो ये जितनी भी प्लेसेस थी वो इब्न बटूटा ने सारे विजिट किया था वेरियस रीजंस के लिए। ठीक है, उसका अपना कोई भी था, कभी उसने लैंड ढूंढने के लिए, कभी उसको कोई रिसोर्स चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ये सब अलग अलग डिफरेंट रीज़न के लिए उसने विजिट किया। ओके, हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर कौन होता है? देखो, जो लैंड ढूंढता है ना, ठीक है, नई जो किसी को पता नहीं होता ऐसे जो लैंड्स ढूंढता है उसे क्या कहते हैं? नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर, ही वॉज द प्रिंस ऑफ पोर्चुगल इन 15th सेंचुरी। वो 15th सेंचुरी में प्रिंस था पोर्चुगल का। ही इनकरेज पीपल टू गो ऑन एक्सपीडिशंस एंड सर्च फॉर लैंड्स विच वर नॉट नोन टिल देन। तो उसने पीपल को इनकरेज किया, लोगों को, कि एक्सपीडिशन मतलब क्या होता है कि ट्रैवल करना और नई प्लेस की खोज करना। ठीक है, नए लैंड्स की खोज करना। उसने सबको इनकरेज किया कि जाओ ढूंढो लैंड्स जो अब तक किसी को पता भी नहीं, ऐसी लैंड्स ढूंढने के लिए सब लोग निकल जाओ। दिस एक्सपेक्टेशन रिजल्ट इनटू द डिस्कवरीज ऑफ मडेरिया एंड एजोरेस। तो जैसे कि उसने एक्सपेक्टेशन के लिए सबको इनकरेज किया, सब गए और फिर वहाँ पे उन्होंने क्या ढूंढा? मडेरिया एंड एजोरेस, 2 archipelages near Africa. These 2 are autonomous regions of Portugal. तो देखो, archipelages मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लैंड्स। दिस 2 ग्रुप ऑफ लैंड्स, मडेरिया एंड एजोरेस, उन लोगों ने ढूंढा अफ्रीका के पास। और ये जो 2 लैंड्स थे, ऑटोनोमस मतलब कि उनका खुद का ही लैंड था, वो पोर्चुगल का ही रीजन्स था। ओके, द पोर्चुगीज बिगेन टू ट्रांसपोर्ट अफ्रीकन पीपल टू पोर्चुगल एंड सेल देम एज अ स्लेव। एंड देन उन्होंने लैंड ढूंढ लिया वहाँ का, और वो जो अफ्रीकन पीपल थे उनको एज अ स्लेव, गुलामी के लिए बेच दिया गया। ओके, उनको एज अ स्लेव बेच दिया गया पोर्चुगल में। ओके, अफ्रीकन गोल्ड वॉज ब्रॉट बैक टू दी पोर्चुगल बाय दीज पीपल। ओके, जो अफ्रीकन गोल्ड थे वो सारे कहाँ चले गए? पोर्चुगल में उन लोगों ने ले गए। ओके, Bartholomew Dias. Dias began his expedition on the orders of the King of Portugal, John II. तो जो पोर्चुगल किंग था, जॉन II उसका नाम था, उसने दियास को ऑर्डर दिया कि जाओ और डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करो। एक्सपेक्टेशन मतलब मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या नहीं है, और जो नई जगह है उसको भी डिस्कवर करो। सो ही रीच द सर्टेन टिप ऑफ अफ्रीका विच ही नेम एज केप ऑफ स्टॉम्स। तो वो एक्सप्लोर करा और उसने कहाँ पे पहुँचा? वो सर्टेन टिप ऑफ अफ्रीका पे, और उसने उसको क्या नाम दिया? केप ऑफ स्टॉम्स। और उसी का नाम बाद में क्या हो गया? चेंज हो गया उसका नाम। उसका नाम क्या रख दिया गया? केप ऑफ गुड होप। ओके, ही वॉज द फर्स्ट सी फेरर टू सर्कमनेविगेट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सर्कमनेविगेट क्या होता है? कि ट्रैवल। ठीक है, अफ्रीकन रीजन पे वो फर्स्ट सी फेरर था जिसने ट्रैवल किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, Christopher Columbus. In the year 1453, Istanbul, the capital city of Eastern Roman Empire, was conquered by the Ottoman army. तो देखो, इस्तांबुल जो किसका कैपिटल था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था, वो 1453 में कॉन्केयर कर लिया गया। कॉन्केयर यानी कि उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया गया। कैपिटल सिटी जो थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, उस पर ऑटोमन आर्मी ने कब्जा कर लिया। देयरफॉर इट बिकम अ कैपिटल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो वो किसका कैपिटल था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। लेकिन जब उन लोगों ने कॉन्कर कर लिया तो वो किसका कैपिटल बन गया? यस, ऑटोमन एम्पायर का। नाउ द ईस्टर्न सी रूट वॉज अ क्लोज फॉर यूरोपियंस। तो जब उन लोगों ने कब्जा कर लिया तो जो ईस्टर्न सी के रूट्स थे वो क्या हो गए? क्लोज हो गए। वहाँ पे अब आना अलाउड नहीं था, यूरोपियंस को वहाँ से ट्रैवल वो नहीं कर सकते थे। It had become necessary for them to search for an alternative route to reach Asia. तो वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि उन लोगों को एशिया पहुंचना ही था। अब वहाँ का रूट तो बंद हो गया, ठीक है, तो अब वो लोग कहाँ जाएं, कैसे करें? तो उन लोगों को क्या करना था? अब एक दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा। ईस्टर्न सी से वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अब उन लोगों को वेस्ट रूट में जाके उन लोगों को
ढूंढना था कि यहाँ से हम लोग कैसे एशिया में पहुँचे. With the support of the King Ferdinand and Queen Isabel of Spain, Christopher Columbus, an Italian explorer, set sail in the search for India. तो देखो, with the help of Columbus ने क्या करा कि अपनी जर्नी सेट कर ली कि यस अब मेरे को कहाँ जाना है, इंडिया में, और वहाँ पे उसकी खोज करनी है कि वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचे वेस्ट रूट से. ओके, और उसमें किसने मदद की? किंग फेर्डिनेंड एंड क्वीन इसाबेल ने. ओके, ऑफ स्पेन. ये लोग कहाँ के किंग और क्वीन है? स्पेन के. तो कोलंबस ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंडिया पहुँचना, मुझे इंडिया का सर्च करना है. ही वॉज सर्टन दैट बाय सेलिंग वेस्टर्न वर्ड्स ही वुड फाइंड इंडिया एज द अर्थ इज राउंड. तो उसने क्या सोचा कि मतलब ही वॉज श्योर अबाउट दैट. सर्टन मतलब कि ही वॉज श्योर अबाउट दैट कि जो सेलिंग है मतलब कि जो सी रूट्स होते हैं उसको फॉलो करके, वो वेस्ट सी रूट्स को फॉलो करके, जो रिवर उसको जैसे डायरेक्शन बताएगा उस डायरेक्शन में देखो वापस से सुनो, वेस्ट डायरेक्शन में, सी के वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करके उसने ऐसा सोचा कि मैं पक्का श्योरली पहुंच जाऊंगा इंडिया, क्योंकि अर्थ क्या है? राउंड है. इंस्टेड ऑफ रीचिंग इंडिया ही रीच द आइसलैंड नियर अमेरिका. तो वो श्योर था बहुत कि पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया? किधर गया वो? यस, वेयर ही रीच द आइसलैंड नियर अमेरिका. अमेरिगो वेस्पूसी. देखो इनके नाम पे ही अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया. ठीक है, इनके ही नाम से डिराइव्ड हुआ है अमेरिका. सो अमेरिगो वेस्पूसी इज एन इटालियन एक्सप्लोरर इज सपोज to have gone an expedition on the order of King of Spain. The land he found was named as Venezuela. In his third expedition, by following the river course, he could discover the delta region of Amazon. It is believed that America was named after Amerigo. Okay, so देखो अमेरिगो एक इटालियन ट्रेवलर है जो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट लैंड्स. ओके, एंड उनको किंग ने भेजा कि जाओ एक्सपीडिशन करो. कौन से किंग ने? स्पेन के किंग ने उन्हें भेजा कि जाओ एक्सपीडिशन के लिए. और इन्होंने कौन सा लैंड फाउंड किया? वेनेजुएला. इन हिज थर्ड एक्सपीडिशन बाय फॉलोइंग द रिवर कोर्स. फॉलोइंग द रिवर कोर्स मतलब क्या होता है कि देखो जो बोलते हैं ना कि रिवर के कंट्रोल में ट्रैवल करना, कि जो डायरेक्शन में दिखा रहे उसके कंट्रोल में जाके ट्रैवल करना. ओके, सो रिवर कोर्स करके उन्होंने रिवर कोर्स फॉलो करके क्या डिस्कवर किया? डेल्टा रीजन ऑफ द अमेज़न. और इट इज़ बिलीव, देखो मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ बिलीव दैट अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो. ओके, वास्को दा गामा. In the year 1947, Vasco da Gama, the Portuguese seafarer, set sail with a fleet of 4 ships and 140 sailors in search of India. तो देखो वास्को दा गामा ने इन द ईयर 1497 में एक सेट अ सील यानी कि एक जर्नी एकदम प्रिपेयर कर ली कि नहीं अब हमको निकलने का है. कि कैसे? फ्लीट यानी कि ग्रुप. ओके, फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ बोट्स. ओके, जो बोट्स में निकलते हैं ना ग्रुप, उसको बोलते हैं फ्लीट. तो कौन सी फ्लीट थी? 4 शिप्स थी उस फ्लीट में, 140 सेलर्स. और वो लोग क्यों निकले थे? सर्च ऑफ इंडिया के लिए. ठीक है, उनको इंडिया की सर्च करनी थी. इतना उन्होंने पूरा ग्रुप बनाकर निकले कि अब हमको इंडिया ढूंढ के ही आना है, क्योंकि कोलंबस तो ढूंढ नहीं पाया था. ओके, ही रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड विजिटेड अ फ्यू अफ्रीकन पोर्ट्स लाइक मोम्बासा एंड मलिंदी. तो देखो वो ईस्ट अफ्रीका कोस्ट पे पहुंच गए. ओके, और वहाँ पे उन्होंने पोर्ट्स में विजिट किया. पोर्ट्स क्या होता है? देखो जहाँ पे शिप्स रुकती है वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जो भी रहता है इंपोर्ट होता है, वो पोर्ट्स होता है. तो वो मोम्बासा एंड मोलिंदा पोस्ट पे रुके. ओके, सॉरी इट्स मलिंदी पोस्ट पे रुके. एट मलिंदी ही मेट एन इंडियन नेविगेटर एंड अंडर हिज गाइडेंस वास्को दा गामा लैंडेड एट द इंडियन पोर्ट ऑफ कैलिकट कोझिकोड इन 1498. तो वो जब मलिंदे पोर्ट पे रुके तो उनको एक इंडियन ट्रैवल मिला और उसी के गाइडेंस में वो इंडिया में आ गए. ठीक है, इंडिया पोर्ट पे आए. वो कहाँ पर आए थे? कैलिकट कोझिकोड इन 14, यस पीरियड सारे याद रखना, इन 1498 में. ओके, he asked King Zomerian of Kozhikode for trading permission
ठीक है, उन्होंने परमिशन मांगा कि क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ही रिटर्न टू पोर्चुगल। जब उनको परमिशन मिल गई कि येस यू कैन ट्रेड हियर, तो वो कहाँ चलेगा, वापस पोर्चुगल। देयरफॉर ही विजिटेड इंडिया ट्वाइस। ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ गोवा एंड कोची। तो उन्हें जब वो सेकेंड टाइम इंडिया में भी ट्रैवल कर लिए, उसके बाद उन्हें क्या बना दिया गया, वाइसरॉय, ओके, ऑफ गोवा एंड कोची। आफ्टर द पोर्चुगीज रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड देयर, एंड देन उसके बाद पोर्चुगीज़ ने पूरा अपना रूल ही वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। देखो आप लोगों को पता है ना कि पोर्चुगीज़ ने अपनी कॉलोनी बनाई थी वहाँ पर, ओके। द ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप कंट्रीज एंड इंडिया वॉज इनिशिएटेड थ्रू हीज एफर्ट। तो उन्हीं के एफर्ट की वजह से ट्रेड हो पाया यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया में, ओके। नाउ नेक्स्ट पर्सन इज फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन इज known as Spanish explorer who organized the first expedition which proved to be the first attempt of circumnavigation of the earth। तो मैगेलन जो है वो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर है जिन्होंने वही फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पूरे अर्थ का सर्कमनेविगेशन किया था, यानी कि पूरे अर्थ को ट्रैवल किया था, ओके। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट हैड ऑलमोस्ट रीच कैंपेलियन, मैगेलन was killed in Philippines. However, his companions complete the circumnavigation. Charles I, the king of Spain, had planned this expedition। तो देखो जो स्पेन का किंग है जिसका नाम था चार्ल्स वन, उसने ये पूरा एक्सपेडिशन प्लान किया था जिसे किसने अंजाम दिया, मैगेलन ने, ओके। मैगेलन को ऑर्डर दिया गया था कि जाओ और पूरे अर्थ का सर्कमनेविगेशन करो। लेकिन जब मैगेलन का पूरा जो अर्थ का सर्कमनेविगेशन वो कंप्लीट ही होने वाला था, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्लीशन, ओके। तो कंप्लीशन मतलब क्या होता है कि जब वो कंप्लीट ही होने वाला था तभी मैगेलन को किसी ने किल कर दिया, फिलिपींस ने, ओके। फिलिपींस ने उन्हें किल कर दिया था। एंड देन उनके जाने के बाद जो उनका काम अधूरा रह गया था सर्कमनेविगेशन का, क्योंकि वो रीच ही करने वाले थे लेकिन पूरी तरह से रीच नहीं हुआ था उनका गोल। सो उनके जो कंपेनियंस जो उनके साथ ट्रेवलर थे, उन्होंने उनका काम कंप्लीट किया, ओके। नाउ सेकेंड, सैमुअल दी शैम्पेलिन। The French navigator and cartographer organized expedition to नॉर्थ अमेरिका। तो देखो ये जो सैमुअल दी शैम्पेलिन है ये एक नेविगेटर है। नेविगेटर कौन होता है, ट्रैवलर, ओके। और कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाता है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, नॉर्थ अमेरिका, ओके। देयर ही एस्टैब्लिश फ्रेंच कॉलोनी, ही एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ क्यूबिक इन कैनेडा, ओके। नाउ नेक्स्ट, एबेल Jansun Tasman, okay. Tasman was born in Holland. Where he born? At Holland, okay. He contributed to the colonial rush for searching unknown lands by discovering New Zealand. तो देखो तस्मान ने क्या सर्च किया था, न्यूजीलैंड, ओके, ये याद रखो। In 1644 he surfed the southwest coast of New Guinea Island and discovered the region of Carpentaria इन क्वींसलैंड, ठीक है, ये भी याद रखो, कार्पेंटेरिया इन क्वींसलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। कैप्टन जेम्स कुक ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी सेट हिज फुट इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ही सर्व्ड द आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड प्रिपेयर्ड एक्यूरेट मैप। ही कट अक्रॉस 60,000 नॉटिकल माइल्स ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ 3 years। तो कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदम एक्यूरेट मतलब कि एकदम ही प्रॉपर मैप बनाया था। एंड उन्होंने टोटल 6,000 नॉटिकल माइल्स क्रॉस किया है, मतलब उन्होंने इतना 60,000 माइल्स ट्रैवल किया है अपनी 3 year की जर्नी में, ओके। मैंने शायद पहले 6 बोला, सॉरी, 60,000 मेरे मुंह से निकल गया गलती से, ओके। नाउ लुइस एंथोनी द Bougainville. He was a French seafarer. He reached the Tahiti after crossing the Pacific Ocean. In 1771, he wrote a book, Voyages Around the World, which described his journey to Tahiti. Using the information in this book, French missionaries reached Tahiti in the 19th century. तो देखो ये जो है एंथोनी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था Voyages Around the World, और उसी को यूज़ करके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी, मतलब उन्होंने बताया था कि वो कैसे गए, क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्रॉस किया, एंड देन उसी को यूज़ करके जो फ्रेंच मिशनरीज थे उन्होंने पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और इसी को फॉलो करते करते उन्होंने 19th सेंचुरी में तहीती रीच कर लिया, ओके।
दे स्टैब्लिश अ फ्रेंच कॉलोनी इन तहीती, एंड देन जब उन्होंने रीच कर लिया तो उन्होंने अपनी कॉलोनी ही बना ली वहाँ पे. वन ऑफ द आइलैंड एंड ऑल्सो अ फ्लावरिंग क्लाइंबर बॉन्जेवेलिया इज नेम्ड आफ्टर हिम. तो देखो उन्हीं के बाद जो एक फ्लावर है जिसका नाम क्या रखा गया, बॉन्गीवेलिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Mungo Park. Mungo Park, a Scottish explorer, is known for his expedition to West Africa. तो देखो मंगो पार्क ने कहाँ एक्सपेक्टेशन किया था, कहाँ ट्रैवल किया था, वेस्टर्न अफ्रीका में. इन 1795 ही ट्रेस द कोर्स ऑफ रिवर नाइजर एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. तो नाइजर उसके एक्सपेक्टेशन का एक पार्ट था. ओके, और नाइजेरिया का नाम नाइजर पे ही रखा गया. ठीक है, नाइजर से ही डिराइव्ड हुआ है नाइजेरिया. तो चलो अभी हमारा सारे हमने एक्सप्लोरर्स के नाम देख लिए हैं, सब पढ़ लिया है हमने कि किसने क्या डिस्कवर किया था. अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. नाउ रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि चेंज फॉर द प्रोग्रेस. ठीक है, प्रोग्रेस के लिए किसी भी चेंज को करना क्या होता है, रिवॉल्यूशन. ओके, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिकेट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. तो देखो जो काम पहले लेबर हाथ से करते थे, अब वो सारे काम कैसे होने लगे, मशीन से होने लगे. ओके, in the 18th and 19th century, steam power and water power hydraulic machines came into use for the industrial production. तो देखो जैसे कि हमने पहले भी पढ़े कि सबसे पहले सिर्फ क्या थी, स्टीम पावर इंजन्स थी. ठीक है, लेकिन अब स्टीम पावर एंड वाटर पावर्ड मशीन्स भी बन गई थी. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कुड हैपन ओनली इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि जो भी प्राइवेटली ओन होती है. ठीक है, जो भी उसका प्राइवेट ओनर होता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है. ठीक है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, प्राइवेट ओनर होता है उसका, एंड उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है. वो गवर्नमेंट का नहीं ऑर्गेनाइज होता है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, प्राइवेटली कोई उसका ओनर होता है. इन द कैपिटलिस्टिक economy, a new class of capitalistic came into existence who were either owner of industrial establishment or could provide capital to such establishments. तो देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में या तो वो ही ऐसे इंडस्ट्रीज बना सकता है जिसको इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज है कि कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या करना है. ठीक है, एक तो यही बना सकता है, और अदर दूसरा वो बना सकता है जिसके पास बहुत पैसा है और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे कि मैं तुमको पैसा देता हूँ, वेजेस इतने, तो ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, और तुम पूरा एक काम मैनेज करो. उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास क्या है, पैसा है, और वो पैसे दे के बोल रहा है कि पूरा काम मेरा मैनेज होना चाहिए. टू प्रोड्यूस कमोडिटीज ऑफ कॉमन यूज़ विथ मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कॉस्ट. देखो कम से कम प्रोडक्शन का कॉस्ट जो सस्ते से सस्ते में बन जाए, टू पे लीस्ट possible wages in order to maintain maximum profit margins are the characteristics of capitalistic economy. तो देखो कम से कम प्रोडक्शन का कॉस्ट लगे और वेजेस भी लेबर्स को बहुत कम दे. मतलब बोले कि तुमको काम करना है कि तो करो, नहीं करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मशीन्स आ गई है ना, इसीलिए. तो ये कैरेक्टरिस्टिक था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कि कम से कम पैसे में सब कुछ मैनेज होना चाहिए. Private ownership of industrial establishment manufacturers right to manufacture and to fix the price of manufactured good and also determine the profit margins. तो देखो जो भी प्राइवेट ओनर्स थे उनको पूरा राइट था कि जितना बनाना है बनाओ, जितने प्रोडक्शन करनी है करो, और उसको जो भी प्राइस तुमको रखना है कि नहीं मेरे को इतने में ही बेचना है, उतने में ही, वो तुम्हारा राइट है क्योंकि वो तुम्हारा प्रोडक्ट है. जितने में बनाना है बनाओ, जितने में बेचना है, वो किसका राइट है, तुम्हारा राइट है. एज ऑल्सो द राइट ऑफ द consumer to buy goods of his choice are the inbuilt norm of the capitalistic economy. तो देखो मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसको तो राइट दे दिया इतने कि जितना बनाना बनाओ, जितने में बेचना है बेचो, लेकिन जो कंज्यूमर्स थे खरीदने वाले उनको भी ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं थी कि इधर से ही खरीदना है. ठीक है, जहाँ से खरीदना है खरीद रहे, जितना खरीदना है खरीद, इट्स योर चॉइस. In England, the atmosphere was suitable for industrial revolution. लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ओर्स एंड कोल वर अवेलेबल. तो देखो इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत सूटेबल था. ठीक है, और वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में आयरन ओर एंड कोल अवेलेबल थे जिसका यूज़ करके बहुत कुछ हो सकता था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है मेटलर्जी वगैरह में. ओके, द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न्स. ओके, विद दिस फेवरेबल कंडीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड. तो देखो कंडीशन इतनी सारी उनकी अच्छी है कि उनके एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है,
उनके पास सारे रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल है, ठीक है, क्लाइमेट भी बहुत सही है जैसा चाहिए, यर्न्स भी बहुत फास्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, मतलब उनका ही वक्त था वो, ऐसे मान लो। At that time, England had established their colonies in many countries, so England could easily obtain large quantities of essential raw material at cheap rates from their colonies. तो देखो इंग्लैंड ने बहुत सारी जगह पे अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लिया था। कॉलोनी क्या होता है, जो भी पावरफुल कंट्रीज होती है, वो जो भी वीकर कंट्री होती है, उन पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं, उनके लोगों को अपने स्लेव्स बना लेते हैं, ठीक है, पूरा उन पे अपना रूल करते हैं, उनको ज़बरदस्ती सप्रेस करते हैं कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम हमारे गुलाम हो, ऐसे उन लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जो भी पावरफुल कंट्रीज़ होती है। तो वहाँ से उनके लिए बहुत ईजी था कि वो अपना कैसे न कैसे उन लोगों को दबाए और अपने काम की सारी चीज़ जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो ईजिली ऑब्टेन कर ले, ईजिली वहाँ से छीन झपट के कैसे न कैसे ले आए। ये बहुत आसान था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या था, उन लोगों का ही कॉलोनी था। England could also export the proceed goods to the colonies and sell it there with large profit marginal using their navy। तो देखो वो समझो एग्जाम्पल कि इंडिया में से सब उन लोग अपना रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं सारा का सारा, तो वो इंडिया में से इतना तो लेके जा रहे हैं जिनको इतनी ज़रूरत है, ठीक है, मतलब कि जितनी उनको ज़रूरत है वो तो वो लेकर जा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ में जितना है बच गया वो भी वो दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं नेवी को यूज़ करके, मतलब अपना काम तो निकाल ही रहे और जो दूसरों का लूट के ला रहे वो भी बेच दे रहे दूसरी जगह ताकि उनको पैसा मिल सके। The profit earned in the colonies made large amount of capital available for the British merchants। तो जैसे कि उन लोग इंडिया से लेके जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से लेके जा रहे थे, तो जैसे इंडिया से वो लोग लेके जा रहे हैं, वो लोग अपने इंडस्ट्रीज़ में पूरा रॉ मटेरियल लगा दे रहे हैं और जो रॉ मटेरियल बच रहा है वो भी दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और वो उनको पैसे दे रहे हैं जिस कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे ब्रिटिश, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और उनके पास बहुत अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया था। Availability of cheap labors made it possible for them to maintain optimum level of cost। तो देखो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि उन लोगों ने कॉलोनी बना लिया था, अब जहाँ से उन लोगों ने कॉलोनी बनाया था ना, वहाँ के लोगों को वो लोग स्लेव जैसे ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, और उनको बहुत ही ज़्यादा एकदम काम करा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एकदम 10 लोग के बराबर का काम एक इंसान से, और उसको पैसा भी बहुत कम दे रहे थे। तो ये सब इतना था उन लोगों को, देखो 10 लोगों का काम एक आदमी से करा रहे, प्लस उसको 10 लोगों का तो छोड़ो, एक लोगों का भी प्रॉपरली पैसा नहीं दे रहे, तो उन लोगों के पैसे तो बचेंगे, राइट। तो ये सब की वजह से उन लोगों का ऑप्टिमम मतलब कि बेस्ट कॉस्ट में उन लोग का सब हो जा रहा था, एकदम सस्ते से सस्ते में सब लोग निपटा ले रहे थे। दिस फैक्टर्स गिविंग बूस्ट टू इकोनॉमी प्रिपेयर्ड फेवरेबल ग्राउंड फॉर दी वन साइड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो ये सब की वजह से जो उन लोगों का इकोनॉमी बूस्ट मतलब कि ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ज़ोरों शोरों से, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल दी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भी ज़ोरों शोरों से, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर और शोरों से चलने लगा और उन लोग अपने पैसे डालते गए, लूटते गए, बनाते गए, बेचते गए, पैसा कमाते गए। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हाउएवर अफेक्टेड इंडिया एडवर्सली, मतलब एडवर्सली मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंडिया को इफ़ेक्ट किया था। इट्स सेट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, इंडिया की जो भी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो एकदम ना के बराबर बची थी। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया ऑलमोस्ट केम टू दी हॉल्ट मतलब क्या होता है कि एकदम स्टॉप हो गई थी, एकदम रुक गई थी, मतलब मान लो कि ख़त्म ही हो गई थी। The administration policy of the East India Company were made up benefit the British than the Indians। तो देखो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में बनी गई थी और क्या बोला गया था कि इंडियंस का हमने इससे फ़ायदा कराना है, लेकिन वो किसका फ़ायदा करा रहे थे, हमारा करा रहे थे, नहीं हम इंडियंस का बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमसे ही लूट रहे थे, वो बस ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा करा रहे थे कैसे ना कैसे, ठीक है। और उसी की वजह से एकदम कॉटेज इंडस्ट्री एकदम बंद हो गई और बहुत बुरा हाल हो गया था इंडिया का। रेलवेज मेड इट पॉसिबल फॉर टू ट्रांसपोर्ट यूरोपियन गुड्स टू रूरल एरियाज फॉर सेल, इट टर्न इनटू मॉनिटरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस। तो जो आप समझ आया कि उन लोगों ने रेलवेज क्यों बनाया था, ताकि वो जो लोग
माल लूट रहे हैं वो पहुंचा सके अपने प्लेस पे जिधर उनको पहुंचाना है, ठीक है। वो लोग अपनी कंट्री में ले जाते थे हमारा रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से, एंड देन वहाँ पे उसको पूरा जो भी बनाना है उसको मैन्युफैक्चर करते थे, एंड देन वापस लाके हमको ही महंगे बेचते थे। समझ आ रही है बात? इसीलिए उन लोगों ने ये रेलवे का बनाया ताकि उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत आसान पड़े। और इट टर्न इनटू मॉनिटरी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियंस, मतलब कि इंडियंस को बहुत ही बुरी तरह से इंडियंस का फ़ायदा उठा गया पैसे से रिलेटेड चीज़ों को लेके, ठीक है। चलो ये पार्ट हमारा ओवर होता है, नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म वॉज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत पैसा आ गया, क्योंकि बहुत अच्छे से उन लोग की इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही थी। इसीलिए इतना पैसा आ गया तो उन लोगों ने आपस में कंपटीशन करना शुरू कर दिया कि नहीं इसके पास हमसे ज़्यादा ना हो, हमारे पास सबसे ज़्यादा हो। ऐसा उन लोगों की सोच बन गई, क्योंकि इतना पैसा आ गया, अब जितना पैसा आता उन लोगों को उतना चाहिए था। So arresting the economic growth of tribal nation along with frequently pursuing the economic growth of one's own nation become very important। तो देखो frequently pursuing मतलब कि बिना सोचे समझे कि हमारा इकोनॉमिक कैसे ना कैसे ग्रोथ होना ही चाहिए, इस बात पे सबका फोकस था। ये इस बात को इम्पोर्टेंट दे रहे थे कि कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, बस क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, हमारी कंट्री रिच बनना चाहिए। It become important to devise ways to put economic restriction on the rival countries। तो देखो अब उन लोगों को ऐसा है कि जो दूसरी कंट्रीज़ का माल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो दूसरी कंट्रीज़ का गुड एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी ना हो, बस हमारा ही जो गुड्स है वो हर जगह बिके, हर जगह सेल हो, ताकि उन लोगों के जो पैसे वो भी हमारे पास ही आ जाए। अब उन लोगों को बस एक ही मोटिव है कि हमको हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, और जो हमारे साथ वाली कंट्रीज़ है, दूसरी कंट्रीज़ है, उन लोगों को पीछे ही कैसे ना कैसे रोक के रखना है, और उनका भी पैसा हमारे पास है। उन लोगों का ऐसा मोटिव था। तो इसीलिए अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि दूसरी जो कंट्रीज़ है उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आए और उन लोगों का ही गुड्स एक्सपोर्ट हो सके और इम्पोर्ट हो सके। सो उन लोगों ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज़ को परेशानी में डालने के लिए मेजर सच एज प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द अदर कंट्री। एक दूसरी जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैन कर दिया कि तुम नहीं कर सकते, अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उन लोगों की लड़ाई हो जाएगी और वो उनका सारा माल लूट लेंगे। इसीलिए उन लोगों ने क्या बोल दिया कि हम ऐसा करेंगे, तुम यहाँ पे बैन कर दो, अब तुम कर ही नहीं सकते अपना इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट यहाँ पे। लिविंग हैवी टोल्स ऑन देयर गुड्स, establishing colony mainly in the Asian and African countries, if need be fighting battles with the native of the colonies were part of the economic nationalism। तो देखो उन लोगों पे बहुत हैवी टोल्स लगा दिया, उन लोगों का जो गुड्स था उस पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया, मतलब कि बैन कर दिया। और उन लोगों ने एक बात और सोच ली कि एशियन और अफ्रीकन कंट्री है जो भी, वहाँ पे हर जगह कॉलोनी बनाना है, क्योंकि अगर किसी दूसरे ने बना लिया तो वो हमको वहाँ से नहीं लाने देगा, और रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा था। इसीलिए उन लोगों ने सोच लिया कि अब वहाँ पे जो भी जगह बची हमको हर जगह क्या करना है, अपनी कॉलोनीज़ बनानी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उन वहाँ के लोगों से लड़ना पड़े, उनसे वॉर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हमको ये अपना कॉलोनी वहाँ पे इस्टेब्लिश करना ही है। ये भी क्या था, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक पार्ट था, ठीक है। द चेन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन वॉज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट टर्न द इकोनॉमी बेस्ड ऑन सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्टेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ऑल्सो इम्पेरियलिज्म। तो देखो जो सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, ओके। देखो जो भी उन लोगों ने कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ से उनको बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा था, और वो रॉ मटेरियल अपनी सारी कंट्रीज़ में लेके जाते थे, अपने घर पे लेके जाते थे, और देन वहाँ पे वो प्रोडक्शन करते थे और उसे बेचते थे। लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। क्यों बहुत ज़्यादा आ रहा था? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल बहुत था। अब उनको वो जो भी सरप्लस है उसको बेचने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही ना, मतलब जितनी थी उतनी तो हो ही जा रहा था जितनी जगह थी, लेकिन उन लोगों को और चाहिए था क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था, इसीलिए और मार्केट प्लेसेस चाहिए। इसीलिए वो लोग कंटिन्यूसली मार्केट प्लेसेस कैप्चर करने की तलाश में थे कि किधर ना किधर से मिल जाए, बस हमको अपना जहाँ पे गुड्स सेल करना है ऐसी जगह मिल जाए उनको। वो कंटिन्यूसली ढूंढ रहे थे, सर्चिंग फॉर सोर्स ऑफ चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू मेंटेन एन अनब्रोकन चेन ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। और कॉलोनीज़ बनाए और वहाँ से और रॉ मटेरियल वो लोग लूटते जाए, ये
सोच के वो लोग और ये भी कंटिन्यू रखे कि हमको ऐसी भी कंट्रीज चाहिए जहाँ से हमको रॉ मटेरियल इजीली सप्लाई हो जाए एकदम कम पैसे में, ना के बराबर। ओके, मतलब ना के बराबर पैसे में। टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स टू सेफगार्ड देयर इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। तो देखो जो और इन्वेस्टर्स है जो भी, वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे कि तुम मेरे को 10 रुपये दो, मैं तुमको बाद में 100 रुपये दूंगा उसको बना के, और ऐसे ही करके, ताकि उन लोगों को पास इन्वेस्टमेंट्स रहे और वो इन्वेस्टमेंट्स यूज़ करके वो लोग और अपनी फैक्ट्रीज बड़ी कर सकते और अपना इस्टेब्लिशमेंट कर सके। ओके, तो उन लोगों का ध्यान इस सारी चीज़ों पे था ताकि उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एकदम प्रोटेक्ट रहे। इट रिजल्टेड इनटू लिमिटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज। एंड इसीलिए उन लोगों ने एकदम झिंझोड़ के रख दिया जो भी उन लोगों की कॉलोनीज थी। मतलब कॉलोनीज मैंने पहले भी बताया कि जो लेस एकदम वीकर कंट्रीज होती है उसको जो भी पावरफुल कंट्री होता है वो डोमिनेट करता है, अपना वहाँ पे पूरा हुक्म चलाता है और वहाँ के लोगों को क्या बना के रखता है, स्लेव। तो उन लोगों को जो उनकी कॉलोनीज थी, जो नेटिव थे कॉलोनीज के, उन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। ओके, जस्ट बिकॉज उन लोगों को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, मार्केट प्लेसेस चाहिए था, इन्वेस्टर्स चाहिए था, मतलब सब पैसे का ही था इशू। एक्सट्रीमली नेशनलिज्म, देखो ये हुआ ही क्यों था, क्योंकि यूरोपियंस के बीच में, ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म था। इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। रेशियल सुपीरियरिटी मतलब कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग वाइट है ना, तो हम लोग बहुत मतलब गॉड के एकदम फेवरेट है, हम लोग प्योर है, और बाकी सब लोग जो है ना इम्प्योर है, लोग गंदे हैं। ऐसे उन लोग को अंदर एटीट्यूड था कि हम लोग वाइट है तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। अग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी सपोर्टेड फर्दर ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है कि राजपाट बढ़ाना, ठीक है। उन लोगों का जो अग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से उन लोगों का जो राजपाट है, मतलब लोगों को एकदम सप्रेस करके, एकदम बुरा हाल करके वो लोग लूटते गए और उन लोगों का राजपाट बढ़ता गया। दिस रिजल्ट वॉज द इमर्स एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर्स ऑफ यूरोपियन नेशन लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने बताया कि उन लोग सप्रेस करते थे, अपनी कॉलोनीज बनाते थे और उससे वो लोग अमीर होते जा रहे थे, ये सारी कंट्रीज। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट यूरोपियन कॉलोनीज। ओके गाइस, सो हमारा चैप्टर फाइनली यहाँ पे ओवर होता है। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन गया एंड मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो येस, एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब